पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल नियुक्त। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू का इस्तीफा किया स्वीकार। पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण की रखी आधारशिला। कहा, अयोध्या में राम मंदिर सामूहिक संकल्प शक्ति का बनेगा आधुनिक प्रतीक। पीएम ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनके आदर्शों का किया जिक्र। अयोध्या में भूमि पूजन कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर किया दीपोत्सव का आयोजन। मथुरा, वाराणसी और चित्रकूट समेत प्रदेश भर में लोगों ने दीपोत्सव बनाकर किया खुशी का इजहार। रिजर्व बैंक ने की मौद्रिक नीति समिति की फैसलों की घोषणा। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर आक्रामक रुख तब तक रहेगा जारी जब तक इसकी जरूरत होगी। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री और अब समाचार विस्तार से। भाजपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री संचार और रेलवे मनोज सिन्हा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है। वह वर्तमान राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लेंगे। 1 जुलाई 1959 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के मोहनापुरा में जन्मे मनोज सिन्हा ने प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी BHU वाराणसी से सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक किया। बाद में उन्होंने इसी संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में एमटेक भी पूरा किया। मनोज सिन्हा के राजनीतिक कैरियर की शुरुआत 1982 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष के तौर पर शुरू हुई और फिर 1996 और 1999 में वो लोकसभा के लिए चुने गए। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से 3 बार लोकसभा में उन्होंने भाजपा का प्रतिनिधित्व किया। मनोज सिन्हा 1989 से 1996 तक भाजपा के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भी रहे। मनोज सिन्हा को कृषि से बहुत लगाव रहा है और यही वजह है कि उन्होंने पिछले दावों में कृषि को बेहतर बनाने में सक्रिय रूप से काम किया है। उनकी पत्नी नीलम सिन्हा बिहार के नालंदा जिले के मलहर बिहार शरीफ की रहने वाली हैं और दंपति को एक बेटा और एक बेटी भी है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद उनके 1 साल के बाद मनोज सिन्हा को ये जिम्मेदारी दी गई है। सिन्हा की एक परिपक्व राजनेता, कुशल प्रशासक और ईमानदार समाजसेवी की छवि रही है और नई जिम्मेदारी संभालने में ये खूबियां काम आएंगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर मनोज सिन्हा को जम्मू और कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त होने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर भारत की परंपराओं का आधुनिक प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की सामूहिक संकल्प की शक्ति के प्रतीक के तौर पर भावी पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम जन्मभूमि को संबोधित करते हुए इस मौके पर कहा कि ये मंदिर आने वाली पीढ़ियों को आस्था, श्रद्धा और संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा। प्रधानमंत्री ने पूरे विधि विधान के साथ भूमि पूजन किया और अयोध्या में भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी। राम काज किनु बिनु मोहि कहां बिसरा। भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा। श्री राम का मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा, शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा। सदियों से अयोध्यावासी जिस सपने के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे, उसे पूरा करने पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने शुभ मुहूर्त पर राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के भव्य और दिव्य मंदिर का भूमि पूजन कर करोड़ों देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को पूरा किया। पुजारियों ने मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन की शुरुआत की और फिर प्रधानमंत्री ने एक-एक करके विधि विधान से सारी पूजा पूर्ण की। कार्यक्रम के दौरान 9 शिलाओं की पूजा की गई और पीएम मोदी ने मंदिर की नींव की मिट्टी से अपने माथे पर तिलक लगाया। ये मंदिर करोड़ों करोड़ लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति का भी प्रतीक बनेगा। ये मंदिर आने वाली पीढ़ियों को आस्था, श्रद्धा और संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से आयोजित भूमि पूजन समारोह में विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं के 135 संत मौजूद थे। पूजा के बाद पीएम मोदी ने राम मंदिर आंदोलन के दौरान संघर्ष करने वालों को याद किया। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। राम मंदिर के लिए कई कई सदियों तक कई कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। रामलला के मंदिर का भूमि पूजन हुआ तो प्रधानमंत्री ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनके आदर्शों का जिक्र किया और बताया कि कैसे देश के कण कण और लोगों के मन में राम बसे हैं। आप भगवान राम की अद्भुत शक्ति देखिए। इमारतें नष्ट हो गई, क्या कुछ नहीं हुआ? अस्तित्व मिटाने का हर कोई प्रयास हुआ, बहुत हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं। हमारी संस्कृति के आधार है। श्री राम भारत की मर्यादा है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। जगह जगह लहराती पताकाओं, झूलते तोरण द्वारों और भगवा झंडों में सजे कार्यक्रम स्थल में पीएम के भाषण के बीच बीच में जय सिया राम का जयकारा गूंज रहा था। जय सिया राम। राम की रीति और नीति का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि इसी के आधार पर देश में राम राज्य का सपना देखा गया। ये भी श्री राम की नीति है और वो क्या है? भय बिनु होई न प्रीति। इसलिए हमारा देश जितना ताकतवर होगा उतनी ही प्रीति और शांति भी बनी रहेगी। राम की यही नीति, राम की यही रीति सदियों से भारत का मार्गदर्शन करती रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इन्हीं सूत्रों, इन्हीं मंत्रों के आलोक में राम राज्य का सपना देखा था। विशिष्ट मुहूर्त में विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में विश्व संस्कृति की विशिष्टतम घटना यहां पर हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यतम भव्यतम राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया। ये केवल एक मंदिर नहीं होगा, ये राष्ट्र मंदिर होगा। यहाँ मूर्ति रूप में तो रामलला विराजमान होंगे, लेकिन अमूर्त रूप में भगवान श्री राम ममत्व का, समत्व का, बंधुत्व का संदेश समूची संस्कृति को और मानव जाति को देते रहेंगे। आशुतोष शुक्ला, शैलेंद्र मिश्र और अश्विनी मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज अयोध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा ने राम मंदिर के भूमि पूजन की खुशी में गुजरात स्थित अपने आवास पर रंगोली बनाई और दीप जलाए। और लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के बाद अपने सरकारी आवास पर दीपोत्सव का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने खुद आतिशबाजी भी की।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले अपील की थी कि भूमि पूजन के दिन लोग दिवाली मनाएं और घरों पर दीपोत्सव करें। वहीं दूसरी तरफ दोपहर में संपन्न हुए शिलान्यास कार्यक्रम के बाद शाम को अयोध्या में जगह जगह दीप जलाए गए। इस बीच लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में दीपोत्सव का आयोजन किया गया। प्रदेश कार्यालय में संगठन महामंत्री सुनील बंसल, एमएलसी विजय बहादुर पाठक सहित तमाम नेता और कार्यकर्ताओं ने दीपोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास और भूमि पूजन के बाद राम भक्तों में विशेष उत्साह देखा गया है। अयोध्या में दिन में होली तो रात में दिवाली का माहौल रहा। अयोध्या की सड़कें, गलियां, मंदिर और घरों के साथ साथ राम की पैड़ी शाम होते ही जगमगा गई और चारों तरफ एक अलौकिक छटा सी बिखर गई, मानो समूचा वातावरण राममय हो गया हो। सरयू तट पर लोग दीपदान कर अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे थे। भूमि पूजन के बाद अयोध्या भव्य राम मंदिर निर्माण की कल्पना में रात भर जश्न में डूबी रही। राम भक्तों ने कहा कि यह सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रहते ही संभव हो सका है और अब अयोध्या का विकास तेजी से होगा, जो अयोध्या वासियों के चौमुखी विकास का आधार भी बन जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि में भगवान भव्य मंदिर के भूमि पूजन को लेकर धर्मनगरी चित्रकूट में भी भारी उल्लास देखने को मिला है। सुबह से ही विभिन्न मठ मंदिरों में सुंदरकांड व हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो गया था। सभी मठ मंदिरों, संस्थाओं एवं प्रमुख स्थानों को आकर्षक लाइटिंग से सजाया गया था। सायंकाल होते ही चित्रकूट दीपकों की रोशनी से जगमगा उठा। पूरे वातावरण में राममय का माहौल नजर आया। घर घर में दीपक जलाए गए। इस दौरान आकर्षण का केंद्र रामघाट और कामदगिरी परिक्रमा स्थल पर स्थित भगवान कामतानाथ के प्रमुख मुखारबिंदु मंदिर रहे, जहां भगवान कामतानाथ जी का भव्य श्रृंगार और महाआरती की गई। वहीं संत महंतों ने बताया कि 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद वह शुभ घड़ी आई है, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। चित्रकूट का और अयोध्या धाम का दोनों का अभिन्न संबंध है। भगवान अपने वनवास काल में 11.5 वर्ष इसी कामदगिरि पर्वत पर रहे और 12 वर्षों तक उन्होंने चित्रकूट धाम में लीलाएं की हैं। आज भी वो अवशेष हैं जिनका हम दर्शन करते हैं और लोग कामदगिरि की परिक्रमा करके सारे मनोरथ उनके पूर्ण होते हैं। तो ऐसा अयोध्या और चित्रकूट का संबंध भगवान राम से अभिन्न रहा है। तो जैसा अयोध्या धाम में खुशियां मनाई गई, वैसे ही चित्रकूट धाम में भी खुशियां मनाई गई। भव्य राम मंदिर बनने से अयोध्या में जो अयोध्या से वनवास था उनका, वो पूरा हुआ और वहाँ पर भव्य मंदिर बनेगा और भगवान राम जी के ये उत्सव में, उत्साह में पूरा चित्रकूट आह्लादित है और सब जगह दीपक जल रहे हैं, दीपोत्सव मनाया जा रहा है। सैकड़ों वर्षों की साधना, सैकड़ों बलिदान के बाद आज यह बिल्कुल असली दीपावली आज ही है। राम का मंदिर तो राम राज्य की शुरुआत है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आधारशिला रखी है, तो बस अब ये भारत में राम राज्य स्थापित होगा और राम राज्य के इसमें भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की आधारशिला रखे जाने का उत्सव भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। ब्रजमंडल के प्रमुख मंदिरों में द्वारकाधीश मंदिर, वृंदावन ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर, प्रियंकाजू मंदिर, गोवर्धन गिरिराज जी मंदिर, बरसाना, नंदगांव, गोकुल और प्रमुख मंदिरों में शंख ध्वनि के बीच आरती का आयोजन हुआ। वहीं राम भक्तों ने यमुना का पूजन कर उत्सव का आनंद लिया। राम भक्तों ने घरों में दीपोत्सव मनाया और शंखनाद किया। कान्हा की नगरी जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठी। श्री कृष्ण जन्मस्थान में महाआरती की गई। श्री कृष्ण जन्मस्थान में धार्मिक अनुष्ठान भी हुए। शहर में चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात है और सुरक्षा की दृष्टि से कई स्थानों पर बैरियर लगाए गए हैं। आज संपूर्ण विश्व राम में है, संपूर्ण कृष्ण जन्मभूमि, संपूर्ण व्रज भी राम में है। आज देखिए, भगवान जब तुलसीदास जी महाराज श्री कृष्ण जन्म स्थान के दर्शन करने पधारे थे, तो भगवान को बांसुरी और लकुट मुकुट में देखकर उन्होंने प्रार्थना की कि काबर नौ छवि आपकी, भले बने हो नाथ, और तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। तो ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी को त्याग कर धनुष को धारण किया और
तुलसीदास जी को स्वयं राम वेश में दर्शन दिए हैं। आज उसी भावना से ब्रज में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भगवान श्री कृष्ण भक्तों को राम के रूप में दर्शन दे रहे हैं। सार्वभौम राजा राम का रूप धारण किया हुआ है। जैसे अयोध्यावासी उस समय भाग्यशाली थे त्रेता युग में कि उन्होंने भगवान श्री राम को राजगद्दी पर विराजमान होते हुए देखा। इस समय जो इस संसार में जितने भी सनातनी हैं वो उतने ही भाग्यशाली हैं कि आज भगवान श्री राम को अयोध्या में वो मंदिर में विराजमान देखेंगे। आज बड़ा हिंदू धर्म में बहुत बड़ा पर्व है आज, क्योंकि जो श्री राम प्रभु जी का जो आज मंदिर का शिलान्यास हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, इसको लेके पूरे देश में हर्षोल्लास है और एक दीपावली और एक त्योहार के रूप में हम लोग सब मना रहे हैं। राम मंदिर शिलान्यास के मौके पर गाजियाबाद से सांसद केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने गाजियाबाद चोपला मंदिर स्थित पुराने हनुमान मंदिर में राम दरबार की स्थापना की और प्रसाद का वितरण किया। इस मौके पर राज्य मंत्री अतुल गर्ग एवं अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनरल वीके सिंह ने अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास को लेकर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। शिलान्यास कार्यक्रम में वरिष्ठ नेताओं के न आने की प्रतिक्रिया पर उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते इस कार्यक्रम में लोगों को नहीं बुलाया गया है। ये समाज सेवक हैं जिन्होंने इस अभियान में अपना समय दिया है। पिछले बहुत सारे वर्षों से एक सबकी कामना रही कि राम मंदिर बने। ऐसे सब कार सेवकों को, उनके परिवारों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसे भी कार सेवक हैं जो नहीं रहे तो उनके परिवारों को आज के दिन संतावना दी और बहुत बहुत शुभ। ये पूरे हिंदू समाज का सपना था, हिंदुओं का छोड़ो हर भारतवासी का सपना था कि जो 500 साल पहले जोर जबरदस्ती तलवार की नोक पे अन्याय हुआ था, आज वो न्याय के रूप में बदला है और पूरा भारत इसके साथ है। राम मंदिर के निर्माण का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू करने को लेकर हरदोई में लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोगों ने इस मंदिर के निर्माण के कार्य शुरू होने का स्वागत किया। लोगों ने अपने घरों, मंदिरों में और बाजारों में अपने प्रतिष्ठान पर दिए जलाकर राम नाम का उच्चारण किया। बाजार लाइट से सजे रहे और लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने धार्मिक प्रेम को प्रदर्शित किया। कई स्थानों पर लोगों ने पटाखे और आतिशबाजी करके अपनी खुशी का इजहार किया। जिला प्रशासन पूरी तरीके से सजग रहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो ऐतिहासिक कार्य किया है, ये हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में उनका नाम होगा। और 135 करोड़ की जो जनसंख्या है भारत की, वो माताएं बहनें, यहाँ के देश के साधु सन्यासी, मोदी जी ने जो प्रत्येक जितने भी मंदिर, गंगा, जमुना, सरस्वती, सबका जल और सबकी मिट्टी से शिलान्यास किया है, वो अजर और अमर रहेंगे। ये मेरी शुभकामना। पूरे देश में कल यानी कि 5 अगस्त को एक बार फिर दिवाली मनाई गई। सतयुग में दीपावली भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास से वापस लौटने पर मनाई गई थी, लेकिन बुधवार को राम मंदिर भूमि पूजन होने पर पूरे देश में दिवाली मनाई गई। बदायूं में राम जन्मभूमि शिलान्यास पर पूरे जनपद को दुल्हन की तरह सजाया गया। लोगों ने अपने घरों में मिट्टी के दिए जलाए और रंग बिरंगी झालरों से सजाया और जमकर आतिशबाजी कर शिलान्यास कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया। बदायूं के हर चौराहे पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई और मिट्टी के दिए जलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। आज पूरे विश्व ने ये देखा कि भारतीय संस्कृति कितना भी लंबा संघर्ष करना पड़े लेकिन कभी हारती नहीं है। भारतीय संस्कृति को निश्चित विजय मिलती है, क्योंकि हम मानते हैं पूरा विश्व हमारा परिवार है। ये हम लोग 500 वर्ष के बाद आज हम लोगों की तपस्या सफल हो गई है। देश के प्रधानमंत्री जी ने आज हमारे यहाँ राम शिला रखी है, भूमि पूजन हुआ है। इस अवसर पर बदायूं नगर पालिका की तरफ से, बदायूं भारतीय जनता पार्टी, बदायूं जनता की तरफ से सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।
विदेश मंत्रालय ने चीन को भारत के अंदरूनी मामलों में दखल न देने की सलाह दी है। एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि हमने भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पर चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता की टिप्पणियों को नोट किया है और चीन को इस मामले में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन को भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने से बचना चाहिए। रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समिति के फैसलों की घोषणा की। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि रिजर्व बैंक ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रेपो रेट को 4% और रिवर्स रेपो रेट को 3.3% पर बरकरार रखा गया है। शक्तिकांत दास ने कहा कि मॉनिटरिंग पॉलिसी को लेकर आक्रामक रुख तब तक जारी रहेगा जब तक इसकी जरूरत होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी महंगाई दर पर पूरी नजर है और ये पूरी कोशिश भी है कि कोरोना के असर को कम से कम किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मध्यम और लघु उद्योगों के उत्थान के लिए कई कदम उठाए गए हैं। The MPC sifted through domestic and global conditions and evaluated their unfolding impact on the overall outlook for India and the world. At the end of its deliberations, the MPC voted unanimously to leave the policy repo rate unchanged at 4% and continue with the accommodative stance of monetary policy as long as necessary to revive growth, mitigate the impact of COVID-19 while ensuring that inflation remains within the target going forward. The marginal standing facility rate and the bank rate remain unchanged at 4.25%. The reverse repo rate also stands unchanged at 3.35%. भारत में कोविड-19 के खिलाफ जारी जंग में सरकार के बेहतरीन प्रयासों से कोविड-19 की स्थिति में सुधार जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक देश में कोरोना को मात देकर स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 13,28,336 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 46,121 मरीज कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। देश में रिकवरी रेट में बढ़ोतरी जारी है। स्वस्थ दर बढ़कर 67.62% हो गया है। कोविड-19 से होने वाली मृत्यु दर घटकर 2.07% हो गई है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रमुख विज्ञान और तकनीकी अनुसंधान संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान ने कोविड-19 के परीक्षण के लिए एक अनोखी मोबाइल वैन तैयार की है। इसमें 4 से 12 घंटों में परीक्षण के सटीक परिणाम आ जाते हैं। IISc के इस इनएक्यूवेटेड स्टार्टअप मोबाइल संक्रमण परीक्षण और रिपोर्टिंग यानी MITR को सन्मुख कहा जाता है। MITR भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद द्वारा अनुमोदित भारत की पहली और एकमात्र बायोसेफ्टी स्तर की 2+ कंप्लायंट मोबाइल डायग्नोसिस लैब है। मोबाइल लैब RT-PCR स्वास्थ्य कर्मियों को नमूने एकत्र करने, प्रोसेस और परीक्षण करने और फिर सीधे ICMR पोर्टल पर परिणाम अपलोड करने की अनुमति देती है। मोबाइल लैब 1 महीने में 9,000 परीक्षण कर सकती है। भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय में भारतीय सूचना सेवा के 2009 बैच की अधिकारी गार्गी मलिक ने आज लखनऊ दूरदर्शन में समाचार एकांश विभाग में उपनिदेशक समाचार का पद संभाल लिया है। श्रीमती गार्गी मलिक वर्तमान पद ग्रहण करने से पहले लखनऊ छावनी में रक्षा मंत्रालय मध्य कमान में जनसंपर्क अधिकारी के रूप में कार्यरत थीं। और वहीं भारतीय सूचना सेवा के वर्ष 2012 बैच के अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने आज लखनऊ छावनी में रक्षा मंत्रालय मध्य कमान में जनसंपर्क अधिकारी का कार्यभार आज से संभाल लिया है। शांतनु प्रताप सिंह वर्तमान पद ग्रहण करने से पहले चंडीगढ़ स्थित RNU ऑल इंडिया रेडियो में उपनिदेशक समाचार के पद पर कार्यरत थे। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के मार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक राजशेखर ने बताया कि दुर्घटनाओं की रोकथाम मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश शासन की प्राथमिकताओं में है। इसी दिशा में परिवहन निगम ऐसे कई अहम कदम उठा रहा है जिससे बसों का संचालन करते हुए दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।
पिछले वर्ष गंभीर दुर्घटनाओं में 18% की कमी और मृत्यु दर में 19% की कमी हुई है और इस वर्ष दुर्घटनाओं में 30% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यालय द्वारा एक्सीडेंट प्रिवेंशन सेल का भी गठन किया गया है, जो दुर्घटनाओं को रोकथाम के लिए निरंतर कार्यरत रहती है। देखिए, दुर्घटनाओं का रोकथाम माननीय मुख्यमंत्री जी का और उत्तर प्रदेश शासन की प्राथमिकता में है और उसी दिशा में परिवहन निगम ने पिछले एक साल में कई ऐसे अहम कदम उठाए हैं जहां पे जो है हम लोगों ने बेहतर तरीके से बसों का संचालन करते हुए दुर्घटनाओं में कमी लाई है। हम लोगों ने एक नया SOP जारी किया है जिसके तहत जो एक्सप्रेसवे पे हमारे जो ये कैटेगरी के जो बसेस होते हैं जिनका कंडीशन फिजिकल कंडीशन बहुत ही अच्छा होता है, तो उनको जो है ही संचालन किया जाएगा और ड्राइवर भी जो जिनका 5 साल का बेहतर संचालन का ट्रैक रिकॉर्ड है और जो बहुत ही जिम्मेदारी से जो एक्सप्रेसवे का नियम होते हैं बस संचालन का उसको फॉलो करते हुए बस संचालन करते हैं, उन्हीं को जो है एक्सप्रेसवे पे बस चलाने के लिए अनुमति दी जाएगी। देखिए, मुख्यालय पे एक विशेष सेल गठित किया गया है। उस सेल का जिम्मेदारी ये है कि जितने भी जो बड़े दुर्घटनाएं, फैटल दुर्घटनाएं हैं, उनका डाटा एकत्रित करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं कि किस कारण की वजह से एक्सीडेंट हुआ है और इस पे जो है कारणों के पता करने के बाद उस पर कैसे सुधार की जा सकती है उसके बारे में वो प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद प्रस्ताव बनती है और फिर उसका एग्जीक्यूशन होती है ताकि हम जो कमी नीचे रह गई हो तो उसको दूर करें और बेहतर तरीके से हम बसों का संचालन करें और सुरक्षित तरीके से यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचा दें। कोरोना से जंग में योग और आयुर्वेद की अहम भूमिका को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से सोनभद्र के ग्रामीण अंचलों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पतंजलि योगपीठ से जुड़े आचार्य अजय कुमार पाठक द्वारा प्रतिदिन जिले के विभिन्न गांवों में योग शिविर आयोजित कर लोगों को न सिर्फ योग की जानकारी दी जा रही है बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली आयुर्वेदिक पौधों से भी लोगों को परिचित कराकर उन्हें निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। आचार्य अजय पाठक ने बताया कि इन कार्यक्रमों का आयोजन का उद्देश्य यही है कि इस कोरोना के खिलाफ जंग में लोगों को इन पौधों से परिचित कराकर हर घर में इसे स्थापित किया जा सके। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने बायो कंपोस्ट समृद्ध इको फ्रेंडली ग्लोबुले बीज की गेंदों को विकसित किया है, जिसमें देशी किस्म के बीज, खाद और मिट्टी शामिल है। स्टार्टअप के तहत IIT कानपुर की इमेजिनरी लैब के वैज्ञानिकों ने एग्निस वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से BEG बायो कंपोस्ट समृद्ध इको फ्रेंडली ग्लोबुले नाम से स्वदेशी सीड बॉल विकसित की है। IIT के प्रोफेसर J राम कुमार द्वारा निर्देशित पहल ने बीज की गेंदों को विकसित किया है, जिसमें देशी किस्म के बीज, खाद और मिट्टी शामिल है। वैज्ञानिक प्रयोगों ने रचना को मानकीकृत करने और बीजों को पानी के संपर्क में आने पर अंकुरित होने के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करने में मदद की है। यह मानकीकरण एक गड्ढा खोदने और फिर एक पौधा लगाने की परेशानी को काट देगा और इन गतिविधियों के समय और तैयारी को बचाएगा, जिससे बहुत कम समय में बड़ी संख्या में पेड़ लगाए जा सकेंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार इन सीड बॉल को बाहर फेंकने की जरूरत है और प्रकृति बाकी चीजों का ध्यान रखेगी। बारिश का मौसम सही विकल्प है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मिर्जापुर जिले के विशालपुरी कॉलोनी रमईपट्टी के निवासी सौरभ पांडे IAS में चयनित हुए हैं। अपनी मेहनत से उन्होंने 66वां रैंक पर स्थान बनाया है। उनके चयन पर परिवार में खुशियों की लहर है। परिवार में लोगों ने अपने लाल को तिलक लगाकर, माला पहनाकर मुंह मीठा कराया। सौरभ के पिता भारतीय जीवन बीमा निगम की सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज शाखा में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। सौरभ ने इस प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए बड़ों का आशीर्वाद और निरंतर अभ्यास को आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि अखबार को निरंतर पढ़ने और सामयिक मुद्दों पर रुचि रखने में सफलता के नजदीक पहुंचा जा सकता है। रिजल्ट तो अपने हाथ में नहीं होता, पर मेहनत से किया गया कार्य अवश्य सफल होता है। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल नियुक्त। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू का इस्तीफा किया स्वीकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण की रखी आधारशिला। कहा, अयोध्या में राम मंदिर सामूहिक संकल्प शक्ति का बनेगा आधुनिक प्रतीक। पीएम ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनके आदर्शों का किया जिक्र।
अयोध्या में भूमि पूजन के कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर किया दीपोत्सव का कार्यक्रम। मथुरा, वाराणसी और चित्रकूट समेत प्रदेश भर में लोगों ने दीपोत्सव मनाकर किया खुशी का इजहार। और रिजर्व बैंक ने की मौद्रिक नीति समिति के फैसलों की घोषणा। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर आक्रामक रुख तब तक जारी रहेगा जब तक रहेगी इसकी जरूरत। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।